ये शायद दुनिया का सबसे एडवांस 3D प्रिंटर है। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये एक बहुत ही शानदार एम्फीबियस रैपिड रिस्पॉन्स टैंक प्रिंट कर देता है, जो मुख्तलिफ एडवांस हथियारों से लैस है और उसकी टॉप स्पीड तकरीबन 75 मील फी घंटा है। लेकिन नाजरीन को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि टैंक के साथ साथ एक सुपर सोल्जर भी प्रिंट हो जाता है। एक डार्क नाइट जो सुर्ख रोशनी से चमक रहा है सबके सामने जाहिर हो जाता है। वो है एरिस, तारीख का सबसे एडवांस्ड कोड बेस्ड डिजिटल ह्यूमन जिसे डिलिंगर सिस्टम्स ने तख्लीक किया है। इस जैसे डिजिटल ह्यूमंस में इंसानों की नाकाबिले रसाई ताकत और रफ्तार होती है। वो खाने पीने की ज़रूरत नहीं रखते, लामहदूद तादाद में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इस्तेमाल के फ़ौरन बाद तबाह हो जाते हैं बगैर किसी जगह कब्जा किए। जब डिलिंगर सिस्टम्स के CEO जूलियन बोल रहा होता है तो एरिस उसे दूसरों को ना देखने वाला एक नज़र देखता है, जो हैरान और सर्द बेरहम तकरीर से नाखुश नज़र आता है। क्लाइंट्स डिलिंगर सिस्टम्स के नए प्रोडक्ट से मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप के जाने के बाद एरिस के जिस्म पर सुर्ख लाइनें अचानक फ्लिकर करने लगती हैं और वो शदीद तौर पर तहलील होने लगता है। इसके पीछे वाला देव कमांड टैंक भी एक ढेर पाउडर में तब्दील हो जाता है। असल में जूलियन ने क्लाइंट से एक अहम तफसील छुपाई थी। ये AI प्रोडक्ट्स नामुमकिन है और हकीकी दुनिया में सिर्फ 29 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। जूलियन को इस बात की शदीद तकलीफ है। अगर वो परमानेंस कोड तलाश कर ले तो इस मोहलिक मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर सकता है। इधर एरिस, जो अभी हकीकी दुनिया में मर गया था, अचानक दोबारा जिंदा हो जाता है। अब वो एक ऐसी दुनिया में है जो खास तौर पर वर्चुअल डिजिटल ह्यूमंस के लिए है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दुनिया। एरिस इस दुनिया का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है और तमाम डिजिटल ह्यूमंस इसके हुक्म की तामील करते हैं। जिस वक्त जूलियन परमानेंस कोड के मसले में उलझा हुआ है, उसका हरीफ एनकॉम का CEO एव अलास्का के बर्फीले पहाड़ों में एक खुफिया बेस दरियाफ्त करती है। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ उसकी जीनियस बहन टेस मरने से पहले रहती थी। टेस ने यहाँ उसे एक बहुत अहम तोहफा छोड़ा था। दीवार पर एनकॉम के असल बानी केविन फ्लिन का पोर्ट्रेट लटका हुआ है। उसने डिजिटल ह्यूमंस की पहली वर्चुअल दुनिया बनाई थी और वहाँ 20 साल से ज्यादा रहा था। उसका बेटा सैम फ्लिन वर्चुअल दुनिया में दाखिल हुआ, अपने बाप को ढूंढा और एक डिजिटल ह्यूमन को हकीकी दुनिया में वापस लाया। सैम ने फिर एनकॉम का कंट्रोल बहनों के हवाले कर दिया और चला गया। अब टेस के तोहफे को ढूंढने के लिए एव डिस्क ब डिस्क तलाश करती है। वो और उसका दोस्त सेथ इस मुंजमद बेस में 4 पूरे दिन तलाश करते हैं और आखिरकार टेस ने जो छोड़ा था वो ढूंढ लेते हैं। ये एक प्रोग्राम कोड का टुकड़ा है और यही वो परमानेंस कोड है जिसकी सब तलाश में थे। एफ फौरन एक तजुर्बा शुरू करती है। वो बेस के प्रिंटर से एक नारंगी का दरख्त प्रिंट करती है जो ताज़ा मोटी नारंगियों से लदा हुआ है। सेथ एक नारंगी तोड़ता है और एफ की तरफ फेंकता है। वो 29 मिनट का काउंटडाउन शुरू करते हैं। जब वक्त खत्म होता है तो नारंगी का दरख्त ना टूटता है ना तहलील होता है। ऐसा लगता है कि उनका तजुर्बा कामयाब हो गया। टेस ने वाकई एफ को परमानेंस कोड छोड़ा था। इसी लम्हे एफ का हरीफ जूलियन एनकॉम के सर्वर्स में हैक करता है, एफ का सारा डेटा चुराने की कोशिश करता है ताकि परमानेंस कोड का कोई सुराग मिल सके। वो ये मुश्किल काम एरिस को वर्चुअल ग्रिड दुनिया में सौंपता है। एरिस एक स्क्वाड की क़यादत करता है ताकि एनकॉम की वर्चुअल सिटी में घुस जाए, दीवार में बड़ा सुराख करके अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हो जाए। स्क्वाड जल्दी से गार्ड्स को खत्म करके डेटाबेस तक पहुंच जाता है। एरिस अपने आदमियों को बाहर खड़े रहने का हुक्म देता है जबकि वो अकेली बड़े एनकॉम डेटाबेस में दाखिल होता है। उस वक्त एनकॉम का ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ मेंबर इंट्रूजन अलर्ट देखता है और फौरन अपने उच्च अधिकारियों को इत्तला देता है। काउंटर इंट्रूजन टीम फौरन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक्टिवेट करती है। इधर एरिस, जो एव के बारे में बहुत सारी मालूमात ब्राउज कर लेता है, वो देखता है कि इस औरत का फिलॉसफी उसकी मास्टर जूलियन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी क़यादत में एनकॉम AI टेक्नोलॉजी को मिलिट्री प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि मेडिकल, हेल्थ और ह्यूमन एजुकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। वो इस औरत में नेकी का एक पहलू महसूस करता है। डेटा हासिल करने के बाद एरिस जल्दी से स्क्वाड को वापस ले जाता है, लेकिन मुखालिफ ने पहले ही डिफेंस प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया है और बड़ी तादाद में डिजिटल सोल्जर्स उन पर हमलावर होते हैं। डिजिटल ह्यूमंस के दरमियान शदीद लड़ाई नागुज़ीर है। एक तरफ रेड लाइट स्टाफ यूज कर रही है तो दूसरी तरफ ब्लू लाइट डिस्क्स फेंक रही है।
एनकॉम के डिजिटल ह्यूमंस एरिस की टीम के सामने बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। टीम ज्यादातर दुश्मनों को शिकस्त देकर शहर की दीवार के किनारे तक पहुंच जाती है। कई मेंबर्स एयरक्राफ्ट समन करते हैं और तेजी से उड़ जाते हैं, लेकिन एरिस देखता है कि एक टीममेट मुखालिफों से घिरा हुआ है, पीछे रह गया है और एक टांग कट गई है। एरिस की लेफ्टिनेंट अथीना चीख कर कहती है कि टीममेट को छोड़ दे, लेकिन एरिस अपना सिग्नेचर हथियार फेंकता है। वो वापस भागता है और अपने साथी को बचाता है। अचानक जूलियन एरिस के इस अमल को गैर जरूरी और वक्त का ज़िया समझता है और जबरदस्ती पर्च बटन दबा देता है। आसमान से रेड लाइट की एक भारी बीम गिरती है और फौरन तमाम डिजिटल ह्यूमंस को तबाह कर देती है। इससे एनकॉम का सर्वर भी पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। एरिस दोबारा रिस्पॉन होता है और अपने मेन सिटी में वापस आ जाता है। मशीन कंप्लीट करने के बाद वो देखता है कि उसका जख्मी साथी रिस्पॉन नहीं हुआ, तो वो अपने मास्टर जूलियन से इस बारे में पूछता है। एरिस को जवाब मिलता है और जूलियन के टास्क्स जारी रखता है, लेकिन उसका दिल बदलने लगता है। एरिस जल्दी से एव की सारी मालूमात ब्राउज कर लेता है। वो एव और टेस की कहानी देखता है और टेस के मुड़ने पर एव को शदीद रोते देखता है। उसके दिल में लहरें उठती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जज्बात समझने लगता है। आखिरकार वो दोबारा फोकस करता है। ईव के वापस आने वाले प्राइवेट जेट को ट्रैक करके अलास्का का पता लगाता है, सर्च बढ़ाता है, खुफिया बेस ढूंढता है और वो नारंगी का दरख्त देखता है जो अभी तक जिंदा और तंदुरुस्त है। जूलियन ने आखिरकार जो चाहिए था वो पा लिया। उधर ईव अपने प्राइवेट जेट पर वापस आते हुए अपने साथी अजय से मैसेज मिलता है कि उनकी कंपनी के सर्वर्स पर जूलियन से इंट्रूजन अटैक हुआ है। हरीफ यकीनन परमानेंस कोड के लिए आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब उनकी अवलीन तरजीह परमानेंस कोड की हिफाजत है। एयरपोर्ट पहुंचकर सेफ्टी के लिए ईव सेट से अलग होने का फैसला करती है और एनकॉम हेडक्वार्टर्स की तरफ जाती है। वो खुद परमानेंस कोड वाला यूएसबी ड्राइव लेकर मोटरसाइकिल पर रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ जूलियन हेडक्वार्टर्स में एरिस और उसकी लेफ्टिनेंट अथीना के साथ लेटेस्ट मॉडल लाइट साइकिल्स प्रिंट करता है। उन्हें 29 मिनट के अंदर ईव को ढूंढकर परमानेंस कोड छीनना है। 2 लाइट साइकिल्स जल्दी से ईव को पकड़ लेते हैं। कुछ गलत होने का एहसास करके ईव पागलपन से स्पीड बढ़ा देती है। उसकी तेज रफ्तारी ट्रैफिक पुलिस की तवज्जो भी हासिल कर लेती है। इस लम्हे एरिस एक्सट्रीम लाइट रिबन मोड एक्टिवेट करता है। दुश्मन को करीब आते देखकर ईव जल्दी से साइड रोड पर मुड़ जाती है। एरिस अचानक ब्रेक लगाता है। ईव एक पार्किंग गराज में दाखिल हो जाती है, जबकि अथीना पीछे पीछे गर्म ताक़ुब में है। ईव छत पर घबराकर मौके का इंतजार करती है। अथीना मखसूस जगह पर पहुंचते ही वो अचानक अपनी मोटरसाइकिल छोड़ देती है। अथीना अचानक मोटरसाइकिल से शदीद टकराती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ईव समझती है कि एक दुश्मन को खत्म कर दिया और सांस लेकर सुकून हासिल करती है, लेकिन नीचे देखती है तो लाश गायब है। असल में अथीना जल्दी से रिकवर हो चुकी है और सीढ़ियाँ चढ़ रही है। वो तो डिजिटल ह्यूमन है, इंसानों से मुख्तलिफ। ईव खौफजदा हो जाती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो एथीना की छोड़ी हुई लाइट साइकिल देखती है। वो सुपर मोटरसाइकिल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिलती नहीं। एथीना करीब आते देखकर ईव पागलपन से ऑपरेशन बटन दबाती है। अब तक एरिस भी पहुंच चुका है। वो लाइट बुलेट्स फायर करके ईव को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव निकलती है कि एक माहिर राइडर भी है। एरिस अचानक अपनी लाइट साइकिल 1 सेकंड के लिए रोक देता है, क्योंकि आगे गाड़ी में एक प्यारा बच्चा है। वो सिर्फ गाड़ी जाने के बाद ईव का पीछा जारी रखता है। जूलियन एरिस के गैर मामूली रवैये को देखता है। लॉजिक के मुताबिक डिजिटल ह्यूमंस को इंसानों पर कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि एरिस ने अपना शऊर जाग उठा है। जूलियन महसूस करता है कि अब सिर्फ एरिस पर भरोसा नहीं कर सकता और अपने मातहतों को प्लान बी तैयार करने का हुक्म देता है। उधर ईव लाइट साइकिल पर रैंडम बटन दबाती है और लाइट रिबन भी शूट कर देती है। दोनों लाइट साइकिल्स शहर में ताकुब में मसरूफ हो जाते हैं। बाद में दोनों लाइट साइकिल्स एक पियर पर पहुंचते हैं, कागज के ढेर से टकराते हैं और एक साथ पलट जाते हैं। खुशकिस्मती से ईव एक डंपस्टर में जा गिरती है और बच जाती है। एरिस के जरिए पियर के किनारे तक पहुंचकर कोई रास्ता ना देखकर वो परमानेंस कोड वाला यूएसबी ड्राइव तोड़कर समुद्र में फेंक देती है। एरिस का वक्त भी खत्म हो रहा है। इसी लम्हे एक एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरता है। ये जूलियन के भेजे हुए मातहत हैं। ईव बेबसी से देखती है कि एरिस उसके सामने गिरकर पाउडर का ढेर बन जाता है। हेलीकॉप्टर वाले ईव पर लेजर स्कैनर निशाना बनाते हैं। ये जूलियन का प्लान बी है, ईव को डिजिटल ह्यूमन के तौर पर स्कैन करके वर्चुअल नेटवर्क दुनिया में खींच लेना।
एक मुकम्मल डिजिटलाइज्ड ईव एरिस की दुनिया में जाहिर हो जाती है। एरिस खुद परमानेंस कोड वाला यूएसबी ड्राइव इंस्टॉल करता है और ईव को मुकम्मल एक्टिवेट करता है। ईव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस जगह पहुंच जाएगी। जूलियन ने उसे यहाँ इसलिए ट्रांसपोर्ट किया है क्योंकि परमानेंस कोड उसके मेमोरी में महफूज है, तो बस उसके जिस्म से कोड निकाल लेना है। लेकिन एक मुहलिक मसला है। परमानेंस कोड निकालने के बाद ईव का डिजिटल जिस्म मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाएगा। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और हकीकी दुनिया में भी वजूद खत्म हो जाएगा। जिस वक्त एथीना कोड एक्सट्रैक्शन फौरन करना चाहती है, एरिस अचानक उसे रोक देता है। वो जूलियन की कंफर्मेशन का इंतजार करने पर जोर देता है। अचानक जूलियन, जो खुद इंसान है, ईव की परमानेंट मौत का इल्म होने के बावजूद फौरन कोड एक्सट्रैक्शन करने का फैसला करता है। वो कोड की तलाश में अपनी इंसानियत खो चुका है, लेकिन जागा उठा एरिस इस ऑर्डर को मुस्तरद करने का फैसला करता है। वो एक हकीकी इंसान को मारना नहीं चाहता। एथीना एरिस की गैर मामूली हरकत देखकर फौरन जूलियन को रिपोर्ट करती है। जूलियन ने तवक्को नहीं की थी कि उसका बनाया हुआ सुपर प्रोग्राम उसे धोखा देगा, तो वो एथीना को स्टोरेज एरिया तक की एक्सेस देता है और हुक्म देता है कि ईव से कोड निकालकर दोनों को खत्म कर दे। एथीना सिपाहियों के साथ आती है। सिपाही लाइट स्टाफ लेकर उसकी तरफ बढ़ते देखकर एरिस ईव का हाथ पकड़ता है और अपना ट्रायंगुलर डिस्क फेंक देता है। ईव ऊंचाई से डिजिटल दरिया में गिर जाती है। एरिस उसका हाथ पकड़ता है, समनिंग बेटॉन निकालता है और नया समन शुरू करता है। वो एक हाई स्पीड बोट समन करता है जो दरिया की सतह पर तेजी से दौड़ती है। एथीना उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देती। वो फौरन कई लाइट ड्रोन्स ताकुब के लिए भेजती है। एरिस ईव के साथ पागलपन से ड्राइव करता है। आगे रोशनी की बीम डेटा ट्रांसफर एग्जिट है, वर्चुअल दुनिया से निकलने का वाहिद रास्ता। एरिस ईव को यहाँ से निकालेगा, लेकिन पहले उसे इसके साथ एक डील करनी है। इसी लम्हे ड्रोन्स करीब आकर एरिस की स्पीड बोट पर हमला शुरू कर देते हैं। एरिस जल्दी से पानी के अंदर गोता लगाता है, फिर साइडवेज एक्सेलरेट करके सतह पर फटता है। हालांकि वो एक ड्रोन तबाह कर देता है, लेकिन कई और पीछे हैं। एरिस अपना ट्रायंगुलर डिस्क निकालता है और आसपास की पाइपों को काटता है, जिससे एरिया में चेन एक्सप्लोजन होती है और सभी ड्रोन्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। आखिरकार एरिस चीखती हुई ईव के साथ गहराई में दाखिल हो जाता है। जूलियन हेडक्वार्टर्स का 3D प्रिंटर अचानक खुद ब खुद अशिया प्रिंट करना शुरू कर देता है। जूलियन को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो फौरन जगह पर पहुंचता है। पता चलता है कि ये एरिस और ईव है जो वर्चुअल दुनिया से वापस आ गए हैं। ईव ने अपना इंसानी जिस्म वापस पा लिया है, जो जूलियन को हैरान कर देता है। उसने तवक्को न की थी कि उसका बनाया डिजिटल ह्यूमन उसे धोखा देगा और हरीफ कंपनी की शख्स की मदद करेगा। फौरन जूलियन एरिस के हकीकी इरादे का अंदाजा लगा लेता है। ये डिजिटल ह्यूमन परमानेंसेंस कोड खुद के लिए चाहता है। वो हकीकी इंसान बनना चाहता है, 29 मिनट की हद तोड़ना चाहता है और इस हकीकी दुनिया में बगैर किसी पाबंदी के रहना चाहता है। यही एरिस और ईव के दरमियान डील थी। एरिस के पास जूलियन की बकवास सुनने का वक्त नहीं है। उसके पास 29 मिनट बाकी हैं कि ईव को लेकर नई परमानेंसेंस कोड ढूंढे, वरना वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और वो वर्चुअल दुनिया में भी वापस नहीं जा सकता। ये कहा जा सकता है कि अब एरिस के पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। ईव एरिस के साथ ड्राइव करके अपनी कंपनी की तरफ तेजी से जाती है। जूलियन उन्हें सिर्फ देखने नहीं देगा। वो अथीना को एक्टिवेट करता है, उसे लेजर स्कैनर देता है और हुक्म देता है कि ईव को दोबारा वर्चुअल दुनिया में ले जाकर कोड निकालने का अमल जारी रखे। इस बार वो उसे एक ज्यादा एडवांस्ड लाइट फाइटर जेट भी प्रदान करता है। जिस वक्त जूलियन जोश में चीख रहा होता है, उसकी माँ अब उसके लापरवाह रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ रोड पर तेजी से जाते हुए ईव एरिस को अपना प्लान समझाती है। वो अब एनकॉम हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रही है, जहां बानी फ्लिन का पुराना ऑफिस है। शायद वहां परमानेंसेंस कोड मिल सकता है, क्योंकि उसकी बहन को कोड का आइडिया फ्लिन के प्रोग्राम से मिला था। लेकिन एरिस एक महलक मसला उठाता है। सफर बहुत लंबा है और गाड़ी बहुत सुस्त है, हो सकता है 1 घंटे में ना पहुंच सके। तो वो फौरन एक गैस स्टेशन में मुड़ते हैं और एक ठंडी तेज रफ्तार कार चोरी कर लेते हैं। एरिस की ड्राइविंग स्किल्स शानदार है। सफर का वक्त फौरन 16 मिनट 20 सेकंड्स तक कम कर देता है। ऐसा लगता है कि उनके पास काफी वक्त है। एनकॉन पहुंचकर ईव फ्लिन के पुराने ऑफिस में दाखिल होती है और सबसे पुराने कंप्यूटर पर प्रोग्राम शुरू करती है। सेथ भी करीब में लेजर स्कैनर असेंबल करता है। ईव का प्लान है कि एरिस को फ्लिन की वर्चुअल दुनिया में भेजा जाए ताकि किस्मत आजमाई करे।
लेकिन जैसे ही सामान तैयार होता है, एरियस का चेहरा संजीदा हो जाता है। वो महसूस करता है कि अथीना आ गई है। अथीना विंडो तक उड़ती है, लेकिन अपने एक्शन रोक देती है। वो वक्त खत्म होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही एरियस के 29 मिनट खत्म होंगी, वो ईव को बगैर किसी कोशिश के पकड़ लेगी। ईव एरियस को तैयार रहने और स्कैनर में जज्ब होने का इंतजार करने की तरगीब देती है। लेकिन जिस लम्हे एरियस तहलील होने वाला होता है, फिर भी वो अथीना की तरफ चार्ज करता है। आखिरी लम्हे में भी वो ईव की हिफाजत का इंतखाब करता है। ताहम वो बिलाखिर वर्चुअल दुनिया में भेज दिया जाता है। अब सिर्फ ईव और सेथ बचे हैं जो ताकतवर अथीना का मुकाबला करें। अथीना को जाते देखकर ईव समझती है कि उसने उन्हें जाने दिया, लेकिन अचानक अथीना शदीद तेजी से वापस भागती है। अथीना लेजर स्कैनर लेकर गंदे ऑफिस में दाखिल होती है और ईव को ढूंढती है। वो लेजर डिवाइस देखती है जिसने एरियस को ट्रांसपोर्ट किया था और एरियस की वापसी का मौका तबाह कर देती है। सेथ अथीना से लड़ने के लिए भागता है, लेकिन एक ही मुक्के से दूर फेंक दिया जाता है। खौफजदा ईव ऑफिस से बाहर भागती है। जिस वक्त अथीना ईव तक पहुंचकर मारने वाली थी, छत पर फायर स्प्रिंकलर्स अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में पानी अथीना पर गिरता है। पहली बार फिजिकल पानी का तजुर्बा करके अथीना एक लम्हे के लिए ईव को भूल जाती है और पानी की बूंदों के एहसास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस अजीब टैक्टाइल एहसास के लम्हे में वो जाग उठती है। सिर्फ जब तहलील का काउंटडाउन अलार्म बजता है, तब वो ईव को याद करती है। अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रिगर खींचने से पहले वो पाउडर के ढेर में तब्दील हो जाती है। फर्श पर गिरकर ईव सांस लेती है। वो खुशकिस्मती से खतरे से बच गई। इधर एक दूसरी दुनिया में एरियस जागता है तो देखता है कि ये वर्चुअल दुनिया उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत ज्यादा रेट्रो स्टाइल वाली। एक लाइट स्पिक उड़कर आती है और उसे समनिंग बैटन देती है। एरियस सबसे पहले जेनरेशन लाइट साइकिल समन करता है। लाइट स्पिक की रहनुमाई में वो एक होल में दाखिल होता है और एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है। एक शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने मादी शक्ल लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि तमाम वर्चुअल दुनियाओं का खालिक केविन फ्लिन है। एरियस इस अब्दी अदरक को अपना मकसद बताता है। वो परमानेंसेंस कोड ढूंढने आया है। जागने के बाद उसकी पुरानी इच्छा इंसान बनने की थी, लेकिन अब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जल्दी वापस जाकर अपने दोस्त को बचाए। फ्लिन इस हकीकी तौर पर ग्लिच्ड प्रोग्राम को बहुत दिलचस्प समझता है। शायद नामुकम्मल डिजिटल ह्यूमन ही हकीकी इंसान बनने का बेहतर अवसर रखता है। वो परमानेंसेंस कोड को एरियस के डिस्क में इम्प्लांट कर देता है, लेकिन इंसान बनने के बाद वो हमेशा नहीं जीता रहेगा। एरियस इसके बावजूद पुख्ता इंतखाब करता है। वो डिस्क को सिर पर उठाता है और अशरतों पहले जो पायनियर ने किया था, वैसे ही इंसानी दुनिया की वापसी चैनल में दाखिल हो जाता है। इधर जूलियन हेडक्वार्टर्स में जूलियन परमानेंसेंस कोड छीनने में बार बार नाकाम होने के बाद मायूस हो जाता है। अचानक कंप्यूटर पर नया प्रिंट जॉब शुरू होने का इशारा मिलता है। अचानक अथीना दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और इस बार वो खुद को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब वो जूलियन के हुक्म नहीं सुनती और खुद ऑपरेट करती है। एक दिव्यांग खलाई जहाज ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करती है। इसी लम्हे जूलियन की माँ आती है, समझती है कि उसका बेटा फिर पागल हो गया है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक अथीना पीछे से अपना ट्रायंगुलर डिस्क निकालकर प्रिंटर का पॉज बटन दबाने वाली माँ को मार देती है। जूलियन अपनी आंखों के सामने होने वाली बात पर यकीन नहीं कर सकता। उसके सामने अथीना का सिर्फ एक ही मकसद है, परमानेंसेंस कोड पर कब्जा करना। लेकिन एरियस के बरक्स जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसे बिना रहम के मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईव अभी ऑफिस में है। वो तवक्को करती है कि जूलियन मजीद डिजिटल ह्यूमंस भेजेगा। वो सोचती है कि अथीना का छोड़ा हुआ लेजर स्कैनर यूज करके हरीफ कंपनी के सर्वर से कनेक्ट हो जाए। शायद नेटवर्क बंद करके डिजिटल ह्यूमंस को रिस्पॉन होने से रोका जा सके। लेकिन इस वक्त साथ ही बाहर विंडो से दूर आसमान में कुछ उड़ता देखते हैं। ईव जल्दी से डिक्रिप्शन का काम साथियों को हवाले करके बाहर भागती है कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक दिव्यांग चीज निकल रही है। तमाम पैदल चलने वाले आसमान की तरफ देखते हैं। पहली बार शहर के ऊपर इतना बड़ा फ्लाइंग क्राफ्ट देखते हैं। हबड़ू खौफ से बिखर जाता है। अथीना अपना टारगेट ईव देखती है। दूर से 2 फाइटर जेट्स आते हैं और दिव्यांग खलाई जहाज पर मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन लाइट फाइटर्स उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते हैं। लाइट फाइटर्स और कॉम्बैट जेट्स शदीद हवाई लड़ाई में मसरूफ हो जाते हैं। हालांकि कॉम्बैट जेट्स मुखालिफ के अजीब लड़ाई स्टाइल के मुताबिक ढल नहीं सकते। ईव को शहर में भागते देखकर अथीना लाखों लाइट मिसाइल फायर करती है। लाइट मिसाइल फौरन शहर में घुस जाते हैं, जल्दी से ईव को पकड़ते और उसे घेर लेते हैं।
इसी लम्हे एक मिसाइल अचानक लाइट खलाई जहाज को लगता है। एक और फाइटर जेट आ गया है। अपने मुकाबले से मुकाबला न होने का एहसास करके पायलट अपना फाइटर जेट सीधे उसमें मार देता है। ये तरीका सफल होता है। लाइट खलाई जहाज का दायां विंग शदीद नुकसान पहुंचता है, आग पकड़ता है, जमीन की तरफ गिरना शुरू होता है और आखिरकार पूरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन अथीना रिजेनरेट होकर लाइट टैंक में निकलती है। महारानी की तरह वो ईव के सामने पहुंचती है। वो ईव को टैंक से बांधती है और हेडक्वार्टर्स की तरफ ड्राइव करती है। वो ईव को दोबारा वर्चुअल दुनिया में स्कैन करना चाहती है। लाइट टैंक बहुत ताकतवर है। सड़क ब्लॉक करने वाली कोई भी पुलिस कार इसे नहीं रोक सकती। तभी इसके रास्ते में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आता है। ये वापस आया हुआ एरियस है। एरियस पीछे से अपना डिस्क निकालता है। हैरानी की बात है कि उसका डिस्क अब नीली रोशनी खारिज कर रहा है। वो अब मुखालिफ पार्टी में शामिल हो चुका है और एनकॉम का शख्स बन चुका है। अथीना बिल्कुल स्पीड कम नहीं करती, सीधे एरियस पर चार्ज करती है। एरियस अटैक करता है और पूरे टैंक को काट देता है। वो ईव के पास पहुंचता है। खुशकिस्मती से वो महफूज है, लेकिन 2 शब्द कहने से पहले ही अथीना मलबे से निकलती है। इसी लम्हे 2 डिजिटल ह्यूमंस भी अथीना के पास उड़कर आते हैं। ताकत का फर्क फौरन बढ़ जाता है। एरियस जल्दी से खड़ा होता है और ईव से कहता है कि वो चली जाए, वो अकेले उनका मुकाबला करेगा। एरियस उनके साथ शदीद लड़ाई करता है। इंसान बनने के बाद वो एक लम्हे के लिए भी सुस्त नहीं पड़ता। वो मुश्किल से 2 डिजिटल ह्यूमंस को शिकस्त देता है, फिर अथीना के लंच से दूर फेंक दिया जाता है। अथीना लाल लाइट स्टाफ उठाती है। जिस वक्त वो एरियस को आखिरी महलक ज़र्ब देने वाली थी, एरियस करीब पड़ा अपना नीला डिस्क देखता है। वो जल्दी से उसे उठाकर सामने कर लेता है। एरियस और अथीना दोबारा एक दूसरे में उलझ जाते हैं। आखिरकार अथीना एरियस का मुकाबला नहीं कर पाती और उसका एक बाजू काट दिया जाता है। जिस वक्त एरियस अथीना को खत्म करने वाला होता है, आसमान से लाखों लाइट मिसाइल गिरते हैं। ईव के साथियों ने जूलियन की वर्चुअल दुनिया हैक करके उसका नेटवर्क पूरी तरह बंद कर दिया है। यानी अथीना अब दोबारा एक्टिवेट होकर वापस नहीं आ सकती। आखिरकार वो एरियस की बाहों में गिरती है, काला पाउडर बनकर पूरी तरह गायब हो जाती है। सब खत्म हो गया। क्योंकि ये सब कुछ जूलियन की वजह से हुआ था, बड़ी तादाद में पुलिस कारें उसके हेडक्वार्टर्स पर पहुंचती हैं ताकि उसे गिरफ्तार करें। मुसीबत में घिरा जूलियन अचानक कंप्यूटर पर देखता है कि नेटवर्क बैकअप तैयार है। वो एक ऐसी आइडिया सोचता है जिसका किसी को गुमान भी न था। वो मशीन दोबारा एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार सेटिंग्स चेंज करके उसे स्कैनर में बदल देता है। तो जब पुलिस अंदर घुसती है तो वो सबके सामने वर्चुअल दुनिया में स्कैन हो जाता है। एरियस अब एक हकीकी आम इंसान बन जाता है। वो दुनिया की सैर करना शुरू करता है, खुलूस महसूस करता है कि इंसान की तरह जिंदगी गुजारना कैसा लगता है, और वो अकेला शख्स नहीं है जिसे ये तजुर्बा हो रहा है।